आज करते हैं शुरू आधुनिक भारत। देखो, आधुनिक भारत के हम बैकग्राउंड में जाएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री को हम पढ़ते तो हैं कालक्रम के हिसाब से, लेकिन हिस्ट्री क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चेंज होते हैं और वो चेंज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आधुनिक भारत एग्जाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, पर मतलब इतना वो रहना कि पढ़े लिखे आदमी को अपने देश के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो उस इंटरेस्ट से पढ़ना शुरुआत करेंगे अपन यूरोप से। यूरोप में क्या हो रहा था, इन वजहों से यूरोपियन कंपनियां भारत आई। उन 5 यूरोपियन कंपनियों में से अंग्रेज़ों ने ऐसे क्या किया कि वो सर्वोच्च शक्ति बन के आए। फिर जो वो व्यापारिक कंपनी थी वो राजनीतिक सत्ता कैसे बन गई। तो एक एक चीज़ का ध्यान करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहीं से शुरू होता है अपना आधुनिक भारत। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और ये है आधुनिक भारत का पहला टॉपिक, ठीक है। आधुनिक भारत ये होगा प्री कम मेंस। आरएएस के आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। इवन राजस्थान में जो संधियां हुई थी वो सारी की सारी संधियां भी अपन इसी में इंक्लूड करेंगे। सहायक संधि हुई थी, फिर अधीनस्थ पार्थक्य वाली संधियां हुई थी, उनके बाद रियासतों में अलग अलग किसान आंदोलन हुए, उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन हुए, वो सारे क्या थे, वो इसी में इंक्लूड है। देखो हुआ क्या कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में, उससे पहले 15वीं शताब्दी से पहले का काल यूरोप का मध्य युग का काल था, ठीक है। यूरोप हर तरीके से पिछड़ा हुआ था। यूरोप में चर्च का राज्य था। इटली का जो शहर है रोम, वहाँ बैठता था चर्च, वो पूरे यूरोप को नियंत्रित करता था, ठीक है। लेकिन हमेशा पुरानी व्यवस्था नहीं चलती। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ 1350 से 1550 के बीच में। तो यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। इसका मोटा मोटी टाइम है 14वीं से 16वीं शताब्दी या 1350 से 1550। इस समय क्या हुआ कि लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण जागृत हुआ। मानवतावादी मतलब अब धर्म होता है, वो धर्म क्या सोचता है कि इससे अगला जीवन कैसे सुधरे। जैसे गैलीलियो ने ये सिद्धांत दिया, इटली के गैलीलियो ने, कि पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है हमारा सौरमंडल वो सूर्य केंद्रित है। चर्च ने बुला लिया। चर्च क्या कहता था, चर्च ये कहता था कि नहीं, पृथ्वी के चारों ओर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम चक्कर लगा रहा है। तो गैलीलियो को माफ़ी मांगनी पड़ी। एक ब्रूनो था, ब्रूनो ने ये बात मानी नहीं, उसको चर्च ने जिंदा जला दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म का प्रभाव भारत में था, 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप में ज़बरदस्त प्रभाव था, लेकिन वो चीज़ हमेशा नहीं रहती। जैसे हमारे यहाँ 19वीं 20वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, ये ब्रह्म समाज आए, आर्य समाज आए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आए, प्रार्थना समाज आया। हमारे यहाँ भी तो सुधार हुआ है, हमारे यहाँ लेट हुआ, उनके पहले हो गया था। तो मानवतावादी दृष्टिकोण आया, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा इस जीवन को सुखी बनाना है, ठीक है। भाई धार्मिक आदमी होगा वो तो धर्म की बात करेगा, वो तो परलोक सुधारने की बात करेगा, लेकिन जो साइंटिफिक या रेशनल विजडम का आदमी होगा, तार्किक आदमी होगा, वो तो इस जीवन को ठीक करेगा। तो नए नए आविष्कार होने लग गए। नए नए आविष्कार, नए नए आविष्कार में समुद्री यात्रा के लिए 2 आविष्कार जरूरी क्या है। एक तो होता है कंपास, है ना, वो चुंबक वाला कंपास। पुलिस आर्मी में जाओगे तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, तो उससे दिशा का पता चल जाता है। नहीं तो समुद्र में दिशा का भ्रम बहुत होता है, ठीक है। जैसे आपको ध्यान हो तो 1492 में कोलंबस गया था अमेरिका पहुंचा, उसको लगा मैं भारत पहुंच गया,
जबकि दोनों बिल्कुल, वो पश्चिम में वो पूर्व में, समुद्र में दिशा का पता नहीं लगता है ना। तो एक तो कंपास का आविष्कार हुआ, प्लस इन देशों में ये होड़ हो गई कि हम भारत के साथ व्यापार करें। अब देखो भारत के साथ व्यापार क्यों इंपॉर्टेंट था, देखना। देखो ये है 16वीं शताब्दी का यूरोप, ध्यान से देखना। ये पुर्तगाल है किनारे पर, समुद्र के किनारे, ये भूमध्य सागर है सारा का सारा। ये स्पेन है, ये दो समुद्र के किनारे देश थे। पूरे के पूरे यूरोप ने पुनर्जागरण के बाद पुर्तगाल और स्पेन को धन दिया कि भारत से व्यापारिक मार्ग की खोज करो। क्यों खोज करो? इस समय तक मैंने आपको जब आपको मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इस्लाम में 4 खलीफा रहे। जैसे ही 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया, इस्लाम ने यूरोप के दरवाजे तक पहुंच गया और इधर पहुंच गया, इस्लाम भारत तक पहुंच गया। तो इस समय तुर्की की जो राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, ये यहाँ है तुर्की, यूरोप में सबसे नीचे। ये ओटोमन एम्पायर यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये स्थल मार्ग से होके भारत के साथ व्यापार नहीं करने देते थे, ठीक है। अब भारत वाला व्यापार क्यों इम्पोर्टेंट था? यूरोप ठंडा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा मांग होती थी वहाँ मसालों की। स्थल मार्ग से ये ओटोमन तुर्कों का शासन कहाँ था? तुर्की में था। पूरे यूरोप को उन्होंने घेर रखा है। अफ्रीका उस समय तक अंध महाद्वीप था, तो लोगों को पता ही नहीं था अफ्रीका को कैसे पार करें, ऐसे डायरेक्ट अफ्रीका को पार करके समुद्र से कैसे आते। तो सारे यूरोपीय देशों में ये लगन हो गई कि हमें भारत के लिए नया व्यापारिक मार्ग खोजना है। और इस काम में पूरे के पूरे यूरोप ने किसको सहयोग दिया? स्पेन और पुर्तगाल को, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं। तो उनसे ये उनकी नौसेना अच्छी होगी, ये अपेक्षा है ना। भाई मैं तुमसे कहूँ तुम्हें स्विमिंग कितनी आती है, या एक जो समुद्र के किनारे रहता है उसको स्विमिंग ज़्यादा आएगी या तुम्हें राजस्थान वालों को ज़्यादा आएगी? सिंपल सी बात है भाई। ये पुर्तगाल और स्पेन है, पूरे यूरोप ने जब इनको सहयोग किया तो इन्होंने दुनिया को बांट लिया, ठीक है। एक संधि हुई 1494 में, देखो ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास की संधि। अब टोरडेसिलास की संधि में क्या हुआ कि ये अफ्रीका है, ये कैप वर्दे आइसलैंड है। यहाँ 1494 में स्पेन को तो ये कहा कि तू तो जाएगा इधर पश्चिमी दिशा में, तो स्पेन कहाँ पहुँच गया 1498 में? 1492 में अमेरिका में पहुँच गया। उससे पहले वो जैसे ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, यूरोपियन देशों में लड़ाई के वो आसार बढ़ गए, तो उन्होंने संधि कर ली। पुर्तगाल को इसमें दे दिया भारत वाला एरिया, तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आएंगे। बोलो इतनी बात समझ आई कि इस संधि का नाम है टोरडेसिलास की संधि। टोरडेसिलास की संधि, और ये कब हुई थी? 1494 में। 1494 में। इसमें क्या हुआ? स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया के नए देशों की खोज में, दुनिया के नए देशों की खोज में, नए देशों की खोज में दुनिया को बांट लिया। और ये संधि हुई कब? ये संधि हुई जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया। अमेरिका को खोज लिया तो कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। स्पेन को तो दे दी पश्चिमी दिशा। कौन सी जगह से? अफ्रीका के पास ये केप वर्दे आइसलैंड है। केप वर्दे हिंदी में जो कहते हैं केप वर्दे। इससे 1300 मील का इधर का जो रहेगा, ये लाइन थी, इससे 1300 मील दूर है। इधर तो खोज कौन करेगा? स्पेन। और इस लाइन से इधर कौन खोज करेगा? पुर्तगाल करेगा, ठीक है। और पुर्तगाल को कौन सी दिशा दे दी? पूर्वी।
ठीक है। टोरडेसिलास की संधि, ये टोरडेसिलास जगह स्पेन में है। इतना परफेक्ट ढंग से करेंगे कि अगर एक सिंगल सवाल बार चला जाए तो आप मुझे कह देना, प्रीलिम्स में चला जाए, मेंस में चला जाए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आईएएस मेंस में भी कर दो। ठीक है। अब देखो, अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हो गया, धर्म की जकड़न से वो मुक्त हो गए। धर्म की जकड़न से मुक्त हुए तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया तो उन्होंने नए नए आविष्कार किए। और भारत के साथ व्यापार करना क्यों चाहते थे? क्योंकि भारत वाला व्यापार बहुत लाभप्रद व्यापार था। इस पे ओटोमन, जो आज की तुर्की है, वहाँ वाले तुर्क थे, वो ज़बरदस्त लाभ कमा रहे थे। ज़बरदस्त लाभ क्यों कमा रहे थे? क्योंकि जो भारत से जो सामान खरीदते, क्या खरीदते? एक तो खरीदते मसाले। मसाले आज भारत में कहाँ होते हैं? लौंग, इलायची, ये सारे, काली मिर्च दक्षिण भारत में होते हैं सारे के सारे। यूरोप ठंडा प्रदेश है, मीट प्रिजर्व रहता है मसालों से, तब भी बहुत मांग थी मसालों की, आज भी बहुत मांग है। प्लस भारत से सूती वस्त्र जाते थे, तो मसाले, सूती वस्त्र प्लस कुछ समुद्र में मिलने वाले प्रीशियस स्टोन, और इससे तुर्क इतना धन कमा रहे थे कि आप सोच नहीं सकते। तो यूरोप के मन में आया कि इस व्यापार के लिए हमें कोई मार्ग चाहिए। ठीक है। तो एक तो यूरोप में पुनर्जागरण हो गया, पुनर्जागरण के साथ लगे हाथ हो गया यूरोप में धर्म सुधार। मतलब यूरोप ने क्या कर लिया? खुद को चर्च की जकड़न से मुक्त कर लिया। वो चर्च से फ्री हो गए, नहीं तो चर्च वहां हर एक चीज में इंटरफेयर करता था। जब ये हुआ तो यूरोपीय देशों के मन में ये हुआ कि हम भारत के साथ करेंगे व्यापार। ये दोनों टॉपिक तुम्हारे आरएएस मेंस के वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में, समझ गए? तो भारत वाले तो कहीं नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि भारत के लिए वो टाइम मध्य युग का टाइम था, किसी भी प्रकार के कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो रहे थे, एकदम अंधकार का युग था भारत के लिए। ठीक है। तो यूरोप ने ये काम किया। अब जब पुर्तगाल और स्पेन 1494 में बांट चुके थे अपना अपना हिस्सा, तो वहाँ सबसे पहले व्यापारिक कंपनी की स्थापना कहाँ होगी? पुर्तगाल में होगी। ठीक है। देखो आगे बढ़ो, तो सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कहाँ बनेगी? पुर्तगाल में बनेगी। पुर्तगाल में कब बनेगी कंपनी? 1500 ईस्वी में। और 1500 ईस्वी में बन जाएगी पुर्तगाल में। पुर्तगाल के बाद कौन जागेंगे? आज का जो हॉलैंड है, जिसको आज का जो नीदरलैंड है, जिसको पहले हॉलैंड कहते थे, और हॉलैंड में जो जाति रहती है उसको क्या कहते हैं? डच कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगली व्यापारिक कंपनी बनेगी हॉलैंड में, जिनको डच कहेंगे अपन। डच कहाँ के थे? हॉलैंड के। और इनकी व्यापारिक कंपनी कब बनेगी? इनकी व्यापारिक कंपनी बनेगी, लेट बनेगी, 1602 में बनेगी। ठीक है। पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, फिर आएंगे अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ के हैं? इंग्लिश या अंग्रेज इंग्लैंड के। इनकी कंपनी बनेगी 1600 में। ये 1500 है भैया ना, 1502 है सर, 1502। इनकी कब बन जाएगी? 1600 में। फिर अगला नंबर आएगा डेनमार्क के। डेनमार्क के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? डेनिश। डेनमार्क। इनकी कंपनी कब बनेगी? इनकी बनेगी 1616 में।
और सबसे लास्ट में कंपनी किसकी बनेगी? फ्रांस की। फ्रांस की कब बनेगी? 1664 में। ये तो इनकी कंपनियां बनने का सीक्वेंस हुआ। आपसे एक सवाल तो यहाँ बनता है, कौन सी यूरोप की व्यापारिक कंपनी कब आई? ठीक है। दूसरा सीक्वेंस ये बनता है कि पहली फैक्ट्री कब किसने स्थापित करी? ठीक है, पहली फैक्ट्री से स्थापित करने, तो पहली फैक्ट्री स्थापित पुर्तगाल तो करेगा 1503 में कोचीन, केरल में। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित होगी इसकी, और कोचीन कहाँ है? केरल में। ठीक है, 1503 में। डच कब करेंगे? डच करेंगे 1505 में। और ये कहाँ करेंगे पहली फैक्ट्री? केरल में ही, कालीकट। पहली फैक्ट्री है ना। तो ये तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम और उनकी पहली फैक्ट्री। अंग्रेज पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेंगे? 1613 में सूरत में। देखो, पहले 1609 में कैप्टन हॉकिंस आएगा। हॉकिंस को मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में आएगा। हॉकिंस को कौन मना करवा देगा? पुर्तगाली मना करवा देंगे कि इनको फैक्ट्री स्थापना करने की आज्ञा मत दो। फिर 1611 में आएगा जॉन मिडल्टन। जॉन मिडल्टन जहांगीर को राजी कर लेगा, तो उसकी परमिशन पे 1613 में सूरत में फैक्ट्री बना लेंगे। फिर 1615 में आएगा सर टॉमस रो। टॉमस रो फरमान प्राप्त कर लेगा, तो आगे फैक्ट्रियाँ स्थापित होगी। दूसरा सवाल ये हो गया, देखो डेनिस आएंगे 1616 में, लेकिन 1620 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेंगे? ये भारत में। देखो, डेनमार्क है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। ये इतने शांत देश हैं, यहाँ आज भी मतलब पुलिस स्टेशन नहीं है, सब कुछ खुले में पड़ा हुआ है। जनसंख्या बहुत कम है, अपराध नहीं है। जितने अच्छे गुणांक आते हैं दुनिया के भ्रष्टाचार सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश ये। शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा है यहाँ। ये बहुत शांत लोग हैं। ये भारत में दो ही जगह रहे थे, एक तो ट्रांकुबार है तमिलनाडु, दूसरा श्रीरमपुर बंगाल है। आए और शांति से चले गए। ठीक है, ये ट्रांकुबार में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। ट्रांकुबार कहाँ है? तमिलनाडु। फ्रांसीसी पहली फैक्ट्री बनाएंगे 1669 में और सूरत में बनाएंगे। अब देखो, यहां समझने की बात ये आ जाती है, देखना समझने वाली बात समझने वाली बात ये है, इन 5 व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेजों के साथ ऐसा क्या था कि उन्होंने सबको हरा के यहाँ से रवाना कर दिया था ना, सबको रवाना। तो देखना इन सब के साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो आएंगे पुर्तगीज। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। जैसे गोवा को कब आज़ाद करवाया था? 1961 में। भारत आज़ाद हो गया 1947 में। पुर्तगाली भारत से नहीं गए। ठीक है, नहीं गए तो भारत सरकार ने इनसे वार्ता करनी चाहिए, नहीं माने तो 18-19 दिसंबर को 2 दिन से हमने चलाया ऑपरेशन विजय। भारत की सेना गई, 22 पुर्तगीज मारे गए और यहाँ से रवाना हो गए। ये देखो, ये लड़ाकू और भ्रष्ट लोग थे, तब भी भ्रष्ट थे, लड़ाकू थे, बाद में और लड़ाकू भ्रष्ट थे। बाद में तो 1992 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री भारत आ गया था, गोवा की भी उसने यात्रा करी। आज भी गोवा में जाओगे आपको खूब घूमते मिलेंगे। ठीक है, जैसे पांडिचेरी में फ्रांसीसी घूमते मिलते हैं ना, वैसे। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली या पुर्तगीज। और सबसे बाद में कौन गए? ये गए। ये कब गए? 1961 में भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन विजय।
प्यार से कहा तो नहीं माने, ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। देखो इधर मेरी बात सुनना, अब अंग्रेज सबसे ताकतवर कैसे रहेंगे, ये क्या करेंगे, ना तो इनकी सरकार सपोर्ट करेगी इनको, ठीक है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होंगे, तीसरा ये एक तो भारत के साथ सारी की सारी यूरोपियन कंपनियां व्यापार ढूंढने आई थी, व्यापार में बहुत लाभ था, साथ में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, ठीक है ना। तो ये ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार करते थे, ये लड़ाकू किस्म के थे, स्थानीय लोगों ने पसंद नहीं किया तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी फैक्ट्री किसको बेच दी, डचों को बेच दी, है ना। तो फैक्ट्री बेच दी तो ये ऐसे ख़त्म हो गए, ठीक है। डच पावरफुल थे, इधर देखो डच पावरफुल थे, पावरफुल तो थे, लेकिन अब अंग्रेज जब यहाँ आके ताकतवर होंगे तो ये क्या करेंगे, 1759 में इनको बेदरा के युद्ध में हरा के यहाँ से रवाना कर देंगे, क्योंकि अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति बहुत ताकतवर थी। आज भी इंग्लिश नेवी बहुत पावरफुल है। भारत भी कब छोड़ के गए वो, 1947 में भारत थोड़ी ना छोड़ते, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उनकी स्थिति खराब हो गई, प्लस 1946 में जब रॉयल इंडियन नेवी थी उसने विद्रोह कर दिया, तो उनको ये लगा अब सेना ही हमारी नहीं, जिस नेवी के दम पे वो पूरी दुनिया को हरा देते थे, ठीक है। इनकी नेवी बहुत पावरफुल थी, कोई चीज़ शक्तिशाली रातों रात नहीं होती, सैकड़ों वर्ष का टाइम लगता है। तो ये अंग्रेज इनको हरा देंगे, इनको किस में हराएंगे, 1759 में बेदरा के युद्ध में हरा देंगे। अब कौन बचा, अब बचे अंग्रेज बचे, डेनिश बचे, फ्रांसीसी बचे, तीन बचे। ये बहुत शांत लोग थे, एकदम शांत, इनका झगड़ा करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इन्होंने किसी, भारत में दो ही जगह फैक्ट्री है, एक तो ट्रंकुबार, एक सीरमपुर तमिलनाडु में, और इनका मूल काम था शांति से ईसाई धर्म का प्रचार करना, तो ये कहीं झगड़े टंटे में नहीं आए। अब आएंगे फ्रांसीसी। उस समय यूरोप में, याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम भी आएगा, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। जैसे सप्तवर्षीय युद्ध चला वहाँ 1756 से लेकर 1763 तक। तो यूरोप में लड़ाई शुरू होती तो जहाँ जहाँ दोनों के उपनिवेश थे वहाँ आपस में लड़ना शुरू कर देते। फाइनली इनको फ्रांसीसियों को इन्होंने कब हराया, इनको हराया 1760 में वाडीवास के युद्ध में, वाडीवास का युद्ध। अब कौन बचा भारत में, बोलो। देखो इधर मेरी तरफ, ये 150 साल शांति से व्यापार करेंगे। ये सारी व्यापारी कंपनियां जब खत्म हो जाएंगी तो देख लो 1757 में बंगाल में प्लासी को जीता, और 1764 में बक्सर को करके बंगाल पे राजनीतिक अधिकार भी ले लिया और दीवानी अधिकार भी ले लिया। अंग्रेजों ने 150 साल शांति से व्यापार करके सारी भारतीय शक्तियां धीरे धीरे जब कमज़ोर हो गई, सारी कंपनियों को जब हरा दिया, तो अंग्रेज आगे बढ़े। बताओ रटने की ज़रूरत है क्या? इतने वहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हो गई, तो उनको भारत में माल खपाने के लिए बाजार की भी ज़रूरत है, तो फिर भारत में राजनीतिक युद्धों में लिप्त हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। लिख लिया तो बड़े। लिखो फटाफट लिखो, बढ़े आगे। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। अब देखो, अब अपनी हेडिंग है भारत में पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली। वे यूरोपीय जो सबसे पहले भारत में आए, और सबसे बाद में गए।
कौन सी व्यापारिक शक्ति जो सबसे पहले आई, सबसे बाद में? देखो सबसे पहले कौन आया, मैंने तुम्हें बता दिया था कि 1494 की टोरडेसिलास की संधि के द्वारा इन्होंने पूरी दुनिया को बांट लिया था। पश्चिमी दुनिया दे दी स्पेन को और पूर्वी दुनिया दे दी पुर्तगाल को। पुर्तगाल को दे दी तो पुर्तगाल का यात्री था कौन? वास्को डी गामा से एक व्यक्ति था बार्थोलोमू। बार्थोलोमू जब भारत आया, बार्थोलोमू, तो वो भारत नहीं पहुंच पाया। वो कहाँ तक पहुंचा? बार्थोलोमू अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, वहीं तक पहुंच पाया था। ठीक है, भारत कौन पहुंचेगा? वास्को डी गामा। चौदह सौ 97 में चलेगा, जून में। देखो जून में क्यों चलेगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है अपने यहाँ? भाई अभी तक स्टीम या वास्प वाली नावें नहीं थी। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी देखी होगी किसी ने तो? पाल होती है ना नाव में, लंबे लंबे कपड़े। तो जो मानसून का जब उनको ज्ञान था पहले से, तो जब जून में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो जून में चला, मई 1498 में भारत पहुंच गया। ठीक है, मई 1498 में पहुंचा भारत। डेट मत लिखना वैसे, 1498, 18 मई को पहुंचा था। ठीक है ना, कोई नहीं पहुंचता। 11 महीने की यात्रा के बाद भारत कौन आया? वास्को डी गामा। और इसको रास्ता किसने दिखाया? एक गुजरात का नाविक था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक ने रास्ता दिखाया, अब्दुल मनीक। और कालीकट का राजा कौन था? कालीकट कहाँ है? केरल में। कालीकट के तट पे ही पहुंचेगा। केरल का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने बुके लेके स्वागत किया। जमोरिन को ये थोड़ी पता था ये तुम्हारे आके नाक में दम कर देंगे, है ना। कालीकट का राजा था जमोरिन। अब्दुल मनीक ने रास्ता दिखाया, ये गुजराती था। आ गया 1498। ठीक है, देखो अब बढ़ो, कैसे आया? समुद्र में मिला था, रास्ता बताया इसने। अब आगे आगे नाव लगाई कि साथ बैठ के आए, इतनी डिटेल नहीं पता है। वास्को डी गामा आत्मकथा नहीं लिख के गया, समुद्र में मिला यार, जनरल सी बात है। फोन है, देखो आओ इधर। इससे पहले है ना, बार्थोलोमो कोशिश कर चुका था तो अफ्रीका तक का तो उन्हें पता लग गया। देखो पुर्तगाल यहाँ है, यहाँ से चला, मैं बताता हूँ, मजाक कर। पुर्तगाल यहाँ है, यहाँ से चला। इधर क्यों नहीं आता? क्योंकि तुर्कों में ओटोमन तुर्क बैठे थे। ठीक है, ये नहीं आने देते थे, ये लाभ कमाते थे। यूरोप के साथ व्यापार कैसे हो रहा था? ये मध्यस्थ की भूमिका में थे। इससे पहले अरबों ने बहुत पैसे कमाए, फिर सत्ता आ गई ईरानियों के हाथ में थोड़े टाइम, फिर तुर्कों के हाथ में। तो तुर्कों की राजधानी कहाँ थी? ओटोमन, और खलीफा यहाँ बैठता था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में आप खिलाफत आंदोलन होगा भारत में, क्योंकि ब्रिटेन क्या करेगा? तुर्की के टुकड़े कर देगा। ठीक है, तो ये इधर से तो आने नहीं देते थे, तो ये इस रास्ते चलेगा। इस रास्ते चलते चलते ये आएगा, यहाँ है केप ऑफ गुड होप, है ना, जिसको हिंदी में उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। गुड होप को उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं ना, केप ऑफ गुड होप। या उत्तमाशा अंतरीप। तो बार्थोलोमो तो यहीं तक पहुंचा था। कहना आसान है, ये हजारों किलोमीटर की दूरी है ना, ये हजारों किलोमीटर की दूरी है। यहां से ये बढ़ेगा ऐसे, और ये पहुंच जाएगा यहां कालीकट, और कालीकट का राजा जमोरिन करेगा स्वागत। पहली बार कोई यूरोपीय यहां तक पहुंचा था, क्योंकि इससे पहले जब स्पेन का कोलंबस अमेरिका पहुंचा, देखो ये स्पेन का 16वीं शताब्दी में, इसीलिए कि ये सारे के सारे जो स्पेन है, स्पेन के उपनिवेश है, उसको ये लगा कि मैं भारत आ गया।
है ना। उसने वहाँ के निवासियों को कहा इंडियन, तो अमेरिका के मूल निवासियों को आज भी रेड इंडियन। मतलब उस समय पूरे यूरोप में ये जिज्ञासा थी कि भारत के साथ व्यापार करें। उनको ये पता था कि ओटोमन तुर्क कितना लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूट। देखो इस बात को ऐसे भी समझ लेना, ये ट्रेड रूट इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़े दिन पहले महीने भर की बात है। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था। अब ये मत पूछना कैसे फंसा है ना, मैं कोई मैरीन इंजीनियर नहीं हूँ। ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया तो वो लगातार चर्चाओं में रहा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारिक रूट है। स्वेज नहर को लेके लड़े भी तो हैं, यूरोपीय देश लड़े हैं ना। तो देखो ये पहुंच गया अपना वास्को डी गामा। ये पहुंच गया वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। जमोरिन ने स्वागत कर लिया। अब ये वापिस कब लौटा? ये वापिस लौटेगा 1500 में पुर्तगाल। वास्को डी गामा वापिस जाएगा। वापिस जाएगा तो ये 60 गुना लाभ कमाएगा। मतलब 1 लाख लगाए तो 60 लाख का लाभ कमाया। बताओ दुनिया में ऐसा कहीं व्यापार होता है क्या? क्योंकि पहले तो वो मीडिएटर का काम कर रहे थे, वो 10 गुना तक कमा रहे थे। अब जब डायरेक्ट यहाँ से क्या लेके गया? काली मिर्च डाल के लेके गया। भारतीय मसालों की आज भी यूरोप में बहुत मांग, ठीक है ना। तो 60 गुना जब लाभ हुआ तो पूरे यूरोप की आंखें खुली की खुली रहेगी। अगली बार उन्होंने 1502 में पुर्तगाल का कौन आया? पेड्रो 1500 में आया पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये यात्री था, पुर्तगाली यात्री था। ये 1500 में आया। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आएगा। ठीक है, दोबारा आएगा। देखो ये है ना, पुर्तगाली बदमाश और गंदे लोग थे। ये क्या करेगा, जब इसको जमोरी ने उतरने नहीं देगा तो ये बढ़िया तोप खाना लेके आया था, ठीक है। तुर्की वालों के समुद्र में खड़े जहाज थे, भारतीयों में खड़े थे, तोप दाग दाग के सारे डूब हो गया, ठीक है। मतलब आते ही इन्होंने अपने काम शुरू कर दिए थे। अब आ गया वास्को डी गामा, और ये जमोरिन की प्रमोशन लेके 1503 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेंगे? ये इंपॉर्टेंट बनता है ना। प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेंगे? कोचीन। और अगली फैक्ट्री स्थापित करेंगे कालीकट में, और फिर करेंगे कैन्नौर में। ये सारे के सारे कहाँ हैं? केरल में है। कोचीन, कालीकट, कैन्नौर, ठीक है। ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा था शायद 22 में, है ना, कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी। अब जब इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद ये अपना गवर्नर बना के भारत में भेजेंगे, ठीक है। तो गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो पहला गवर्नर किसको बनाएंगे? प्रथम गवर्नर बनाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। कोई पूछे पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इनके नाम तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। ये कब रहा? 1505 से लेकर 9 तक। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पहला, रट लेना, है ना। सेकंड कौन बनेगा? सेकंड बनेगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रथम गवर्नर है ये, सेकंड होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करेगा? देखो बीजापुर और बेमनी किस लिए लड़ रहे थे?
एक तो इम्पोर्टेंट रायचूर दोआब के लिए लड़ रहे थे, दूसरा वो लड़ते थे गोवा के लिए, क्योंकि गोवा के तट से घोड़े आते थे अरब से। अरबी घोड़े अच्छे होते हैं, और वो घोड़े कहाँ काम में लिए जाते थे? युद्ध में काम में लिए जाते थे। तो गोवा का व्यापारिक महत्व हमेशा से था। तो ये क्या करेगा? बीजापुर के सुल्तान को हरा के उससे गोवा छीन लेगा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करेगा? 1510 में, और बीजापुर के सुल्तान से बीजापुर को हराकर गोवा छीन लेगा। बीजापुर के सुल्तान को हराकर ये गोवा छीन लेगा। अब बनाओ मैप, है ना, मैप बनाओ फटाफट, है ना। लिखो भारत में पुर्तगाली बस्तियां, भारत में पुर्तगाली बस्तियां। ठीक है, नाम लिखना अब एक एक करके। देखो जो इम्पोर्टेंट है, लिखो कोचीन, कोचीन, यहां कोचीन करना, केरल वाला जो मलाबार तट है, कोचीन, कोचीन से ऊपर करो, ये हो गया कोचीन, ये हो गया कालीकट, ये हो गया कैनोर, कोचीन, कालीकट, कैनोर, ये भटकल, भटकल में इनका दुर्ग था, भटकल। ठीक है, भटकल से ऊपर आ जाओ गोवा, गोवा के बाद में बॉम्बे। देखो मेरी बात सुनना इधर ध्यान से, बॉम्बे इनके पास था, लेकिन बाद में एक अंग्रेज राजकुमार होगा, उसकी शादी किससे होगी? पुर्तगाली राजकुमारी से। तो 1668 में वो दहेज में किसको दे देंगे? बम्बई, अंग्रेजों को दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बम्बई। ये दीव, दमन और सालसेट, दीव, दमन और सालसेट, ये भी इनके पास थे। दीव, दमन, सालसेट लिख लोगे, दीव, दमन, सालसेट। ऊपर आ गए थे ये कैम्बे, है ना, कैम्बे भी इनके पास आ गया था, कैम्बे। इधर इस किनारे पे 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे। ठीक है, जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल पे 3 थे। एक तो था मसूलीपट्टनम, या अंग्रेज भी रहेंगे, फ्रांसीसी भी रहेंगे। एक तो हो गया मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। दूसरा हो गया पुलिकट, और तीसरा हो गया नागापट्टनम। मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, और तीसरा हो गया अपना पुलिकट। ये इंपॉर्टेंट, ये बंदरगाह इनके पास थे। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि इतना सारा काम करने के बाद, सबसे पहले आने के बावजूद भारत में हार गए थे। तो वही कारण था कि एक तो इनको इनकी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, दूसरे ये ज़बरदस्त रूप से भ्रष्ट थे। ठीक है, तीसरा इनमें धार्मिक विद्वेष की भावना इतनी थी कि भारतीयों के खिलाफ लड़ते रहते थे। जैसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? कोचीन में लगाई। कोचीन में उसी साल इनके व्यवहार से दुखी होकर भारतीयों ने उस फैक्ट्री पे हमला करके उसको जला दिया, क्योंकि ये झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग थे, व्यापार के साथ
झगड़ा भी करते थे। तो अपनी इन सारी आदतों के कारण ये भारत से रवाना हो जाएंगे। इनका भारत में क्या योगदान है? एक तो हुक्का बीड़ी चलम पीना सिखा गए, तंबाकू की खेती ये लेके आए थे, इससे पहले भारत में तंबाकू नहीं था। दूसरा, पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है जिससे किताबें छपती हैं वो भारत में ये करेंगे। तीसरा, मेडिसिनल प्लांट, इन्होंने जो औषधीय कुछ पादप थे वो इन्होंने भारत में ये पहली बार लगाए। ये इनके 3 योगदान है, बाकी करेंगे कल। अब बताओ, इतने में कुछ समझ नहीं आया हो तो